नमस्कार दोस्तों, आत्मानुशासन की शक्ति और बहाना बनाना छोड़ दें, इस पुस्तक की अगली प्रस्तुति जो पार्ट 14 है उसमें आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पुस्तक का पार्ट 14 है, इस सब की सारी जो पार्ट है, पार्ट 1 से लेकर 13 तक, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी तक आपने उसका अवलोकन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक करके बारी बारी से उसका अध्ययन कीजिए। और इस पुस्तक में आगे आप लोगों के साथ बढ़ूं, उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए, घंटी को भी दबाना ना भूलिए और चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट अपना ज़रूर दीजिए कि मुझे क्या करनी चाहिए और किस पे अगली वीडियो बनाना चाहिए। और दोस्तों, एक पुस्तक सफलता का साधन का मैं जो प्लेलिस्ट है उसका पूरी की पूरी वीडियो डाल दिया हूँ और प्लेलिस्ट में है अवेलेबल। सफलता के साधन नाम से ही प्लेलिस्ट है। अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि वो भी एक चमत्कारिक पुस्तक में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14, आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। अध्याय 12, आत्मानुशासन और धन। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे आत्मानुशासन और धन, यानी आत्मानुशासन से धन पे कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है, या यूं कह लें कि धन को कैसे हासिल करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं, चलिए। महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ने पर मैंने पाया कि उन्होंने सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त की। आत्मानुशासन उनके लिए पहले स्थान पर था। हैरी एस ट्रूमैन। बीमा उद्योगों के आंकड़ों के अनुसार अगर 100 लोग 21 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं तो 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बच जाएगा। 4 आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होंगे, 15 के पास थोड़ी बचत होगी, जबकि बाकी के 80 लोग तब भी काम कर रहे होंगे या दिवालिया होंगे या पेंशन पर निर्भर होंगे या मर चुके होंगे। आज अमेरिका के अधिकांश बेबी बूमर्स 70 साल की उम्र के बाद भी काम करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास इतना पैसा जमा नहीं है कि वे काम छोड़ सकें। आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का अभाव ही जीवन में आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। क्या जीवन में आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है? तो आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का अभाव। अधिकांश लोगों में अल्पकालिक संतुष्टि का दमन करने की क्षमता नहीं होती है। उनकी तो यह आदत होती है कि वे जितना कमाते हैं वे सब खर्च कर देते हैं। यही नहीं, वे लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज लेकर कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। आज अमेरिका में बचत की दर इतनी कम है कि उससे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। जीवन भर नौकरी करने के बावजूद आम अमेरिकी परिवार की नेटवर्थ लगभग $8,000 है। लोग लगातार इस तरह खर्च करते हैं और उधार लेते हैं जैसे कल कभी आएगा ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम मानव जाति के इतिहास में सबसे समृद्ध युग में रह रहे हैं। आज हमारे पास दौलत और समृद्धि प्राप्त करने के इतने अधिक अवसर हैं और इतने ज़्यादा लोगों के लिए हैं और इतने भिन्न तरीकों से हैं जितने पहले कभी मौजूद नहीं रहे। इस वक्त आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना ज़्यादा संभव है उतना पहले कभी संभव नहीं रहा था। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प करना होगा और फिर अपने संकल्प के अनुसार काम करना होगा। आर्थिक असफलता के कारण अधिकांश वयस्कों की आर्थिक समस्याओं का मूलभूत कारण कम आमदनी नहीं है। अपनी पुस्तक द मिलीनियर नेक्स्ट डोर में थॉमस स्टेनले और विलियम ड्रेंको ने बताया है कि एक जैसे मकान में रहने वाले 2 समान पदों पर काम करने वाले 2 परिवारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है। 45-50 वर्ष की उम्र तक एक घर में रहने वाले दंपति तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, जबकि उनके ठीक पड़ोस में रहने वाले दूसरे दंपति गहरे कर्ज में डूबे होंगे और अपने क्रेडिट
कार्ड के कर्ज का न्यूनतम भुगतान करने में भी मुश्किल महसूस करते होंगे। जाहिर है इसका कारण उनकी आमदनी नहीं, क्योंकि आमदनी तो दोनों की समान है। वास्तव में कारण तो आत्मानुशासन की कमी और अल्पकालिक संतुष्टि का दमन करने की अक्षमता है। यह चारित्रिक कमजोरी आज समाज के अधिकांश वयस्कों में क्यों दिखती है, इसकी जड़ें बचपन तक जाती है। बचपन में जब आपको पैसा मिलता था, चाहे वह पॉकेट मनी हो या दोस्तों अथवा रिश्तेदार का दिया उपहार हो, तो आप सबसे पहले उससे टॉफी खरीदने की सोचते थे। टॉफी मीठी होती है, टॉफी स्वादिष्ट होती है, टॉफी में शक्कर या बेहतरीन स्वाद आता है। बचपन में आपको टॉफी पसंद थी और आपका कभी इससे मन नहीं भरता था। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि कोई बच्चे तो तब तक टॉफी खाते रहते हैं जब तक कि वे बीमार न हो जाएं। बड़े होने के बाद भी आपकी यही आदत कायम रहती है। मनोविज्ञान इसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलता है तो आप उसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, भले ही यह अल्पकालिक हो। मन चाहे चीज के स्वाद की कल्पना करने मात्र से ही पाब्लोव के कुत्ते की तरफ ही आपकी भी जीभ लपलपाने लगती है और मानसिक लार गिरने लगते हैं। खर्च करने से आपको खुशी मिलती है। जब वयस्क जीवन में आप पैसा कमाते हैं या आपको कहीं से पैसा मिलता है, तब भी यही स्वचालित प्रक्रिया जारी रहती है। आपका पहला विचार यही होता है, मैं तत्काल खुशी पाने के लिए इस पैसे को कैसे खर्च कर सकता हूँ। जब आपको पहली नौकरी मिलती है तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि आप कपड़ों, कार, कॉस्मेटिक्स, सामाजिक मेलजोल, मनोरंजन, यात्रा आदि पर अपनी तनख्वाह कैसे खर्च कर सकते हैं। यही नहीं, आप यह भी सोचने लगते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर उधार मिल सकने वाली पाई भी पैसे खर्च कैसे किए जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह समीकरण रहता है, धन इक्वल टू आनंद, यानी धन प्रोपोर्शनेट है आनंद का। जब आप किसी रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने जाते हैं तो आप होटलों और सड़कों के किनारे सजी दुकानें देखते हैं। इन दुकानों में सस्ती श्रृंगार सामग्री और निरर्थक सामानों के साथ साथ कपड़े, कलाकृतियां और अन्य सजावटी सामान बिकते हैं जिन्हें आप अपने शहर में खरीदने के बारे में कभी सोचते भी नहीं। ऐसा क्यों है? इसका सरल जवाब है, जब आप छुट्टियां मनाने जाते हैं तो आप खुश रहते हैं। आपके दिमाग में खुशी और खर्च को मिलाकर देखने की जो पुरानी आदत सेट है और जब पुराना स्वचालित प्रोग्राम होता है, आप जितने ज़्यादा खुश होते हैं, आपके मन में किसी चीज पर या किसी भी चीज पर पैसा खर्च करने की अचेतन प्रेरणा उतनी ही ज्यादा जगती है। कई लोगों के लिए यह बहुत आम है कि जब भी वे किसी कारण से दुखी या कुंठित होते हैं तो वे खरीदारी करने लगते हैं। उनके अचेतन मन की प्रोग्रामिंग के कारण वे सोचते हैं कि चीजें खरीदने से खुशी मिलेगी। जब वे उस चीज से आशा के अनुरूप खुश नहीं होते तो वे खुश होने के लिए दूसरी चीज खरीद लेते हैं। कई बार तो दुखी लोगों को शॉपिंग करने की धुन सवार हो जाती है। इस चक्कर में वे बहुत सी चीजें खरीद कर बैठते हैं जिनकी उन्हें खास जरूरत ही नहीं होती। इसका कारण केवल यही है कि उनके अचेतन मन में खुशी और खर्च के बीच सीधा संबंध है। वयस्क होने के बाद आपको जब भी तनख्वाह, बोनस, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड, पुरस्कार या विरासत में धन मिलता है तो आपके मन में पहला विचार यही आता है कि आप इस पैसे को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक आनंददायक चीजों पर कैसे खर्च कर सकते हैं। अपने धन संबंधी दृष्टिकोण को सही करें। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की शुरुआती बिंदु यह है कि आप खुद को अनुशासित करके धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को दोबारा सही कर लें। आपका काम यह है कि पहले तो अपने अचेतन मन में पहुंचकर खर्च व खुशी को जोड़ने वाले तार को अलग करें और इसके बाद खुशी और तार को बचत और निवेश के तार से जोड़ दें। इसके बाद आप यह कहना छोड़ देंगे
कि मुझे पैसे खर्च करते समय खुशी महसूस होती है। इसके बजाय तब आप यह कहेंगे मुझे पैसे बचाते समय खुशी महसूस होती है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को अस्थायी बनाने के लिए अपने स्थानीय बैंक में आर्थिक स्वतंत्रता खाता खोल लें। इस खाते में आप दीर्घकाल के लिए पैसा जोड़ते हैं। खाते में पैसा डालते समय संकल्प करें कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अलावा आप इसे किसी भी चीज पर खर्च नहीं करेंगे। यदि आप नाव या कार खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग खाता खोल लें, लेकिन अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाते को कभी न छुएं। हाँ, आप इसके धन का निवेश म्यूचुअल फंड्स आदि में जरूर कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा मुनाफा मिल सके। खुशी को बचत से जोड़ें। जब आप इस तरह को बचत करने लगते हैं तो आपके भीतर एक चमत्कारी चीज होती है। बैंक में पैसे जमा होने के बारे में सोच कर आप खुश होते हैं। भले ही आप केवल $10 से खाता खोलें, लेकिन इससे भी आपके अधिक आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत शक्ति का एहसास होता है कि आप अपने बारे में ज्यादा खुश होते हैं। पैसे बचाने के लिए स्वयं को अनुशासित करने पर आप ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अपने भाग्य पर अब आपका अधिक नियंत्रण हो चुका है। जब भी आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिले उसे अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाता में डाल दें। अंततः आपके आर्थिक स्वतंत्रता खाता में जमा पैसे बढ़ने लगेगा। इसके बढ़ने के साथ ही आप 2 नियमों को सक्रिय कर देते हैं, आकर्षण का नियम और संग्रह का नियम। आपके खाते में जमा पैसे पर आपके विचारों और भावनाओं का जो प्रभाव होता है ना दोस्तों, जिससे ऊर्जा का एक सकारात्मक शक्ति क्षेत्र बन जाता है, जिससे और ज्यादा पैसा इस खाते में और खाते की ओर आकर्षित होता है। यदि आप 1 वर्ष तक हर माह $10 बचाते हैं तो आपको यह पाकर आश्चर्य होगा कि उस खाते में डाले अतिरिक्त पैसों के बदौलत आपके खाते में $120 के बजाय $200 जमा हो गए हैं। यदि आप हर महीने $100 बचाते हैं तो आपके पास शायद $2000 से ज्यादा होंगे। संग्रह का नियम यह कहता है कि हर बड़ी उपलब्धि कई छोटी छोटी उपलब्धियों का संग्रह होता है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों के अनुरूप होती है। इन नियमों के कारण आपका आर्थिक स्वतंत्रता खाता चक्रवृद्धि ब्याज के चमत्कार द्वारा बढ़ने लगता है। आपके बैंक खाते में जितना ज्यादा पैसा होता है उससे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके जीवन में उतना ही ज्यादा पैसा आकर्षित होता चला जाता है। आपने यह बात सुनी होगी कि पैसे से ही पैसा बनता है। यह कहावत बिल्कुल सच है। जब आप पैसा बचाते हैं और इकट्ठा करते हैं तो सृष्टि आपकी ओर ज्यादा पैसा भेजने लगती है जिसे आप बचा सकें। जिसने भी नियमित बचत के इस सिद्धांत का कभी अभ्यास किया है वह इस बात से बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इससे उसका आर्थिक भाग्य कितनी जल्दी बदलकर बेहतर हो जाता है। अपने धन संबंधी दृष्टिकोण को सही करने के बाद आर्थिक स्वतंत्रता का नियम है सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस नीति पर चलते हुए ज्यादातर लोग महीने भर के खर्च के बाद बची हुई धनराशि को बचाते हैं। अगर कुछ बचे बहरहाल कुंजी यह है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करो, चाहे पैसा कितना भी मिले, कहीं से भी मिले। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पहले अपने आप को पेड करो, यानी सबसे पहले अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खाते में पैसे डालो। जीवन भर बचत करने का संकल्प लीजिए। पहले यह कहा जाता था कि यदि आप अपनी पहली तनख्वाह से लेकर रिटायरमेंट तक अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाएंगे तो आप अमीर भले ही बन पाएं लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र अवश्य बन जाएंगे। बहरहाल आज आर्थिक सलाहकारों की राय है कि अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आमदनी का 75 या 20% हिस्सा बचाना चाहिए।
इससे कम बचत करने पर बुढ़ापे में पैसा खत्म होने की नौबत आ सकती है। जब हम लोग को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी आमदनी को 10% हिस्सा बचाना चाहिए तो वे इनकार में सिर हिलाने लगते हैं। अधिकांश लोग तो आज अपनी पूरी आमदनी उड़ा देते हैं। उनके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ज्यादातर लोग तो गहरे कर्ज में डूबे हुए हैं। अपनी आमदनी में से 10% बचाना और वह भी सबसे पहले उन्हें असंभव नजर आता है। लेकिन एक उपाय शेष है, 1% के फार्मूला पर चलें। आज से ही अपनी आमदनी के 1% हिस्से को बचाना और बची हुई 99% आमदनी में खर्च चलाना सीखें। यह काम आसानी से किया जा सकता है। यह धनराशि इतनी कम है कि आप ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं। हर महीने 1% बचाने के लिए बहुत कम आत्मानुशासन और इच्छा दमन की जरूरत होती है। यदि आप हर महीने $3000 कमा रहे हैं तो इसका 1% है $30 प्रति माह, यानी एक दिन में केवल $1 हर शाम को घर लौटकर अपनी दैनिक धनराशि किसी डिब्बे में डाल दें। महीने में एक बार अपनी सारी बचत को उस डिब्बे से निकालकर बैंक में ले जाएं और उसे अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाते में डाल दें। यह बहुत छोटी शुरुआत लग सकती है, लेकिन याद रखें 1000 मील लंबी यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होता है। कुछ ही समय में आपको 99% आमदनी में आराम से जीने की आदत पड़ जाएगी। इस बिंदु पर अपनी बचत के प्रतिशत को बढ़ा लें। अब आप हर महीने अपनी 2% आमदनी बचाएं और बाकी की 98% आमदनी के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढालें। कुछ ही समय में आपको आपकी भी आदत पड़ जाएगी। आप पाएंगे कि आप 98% आमदनी में आसानी से गुजारा कर सकते हैं। महीने दर महीने आप अपनी बचत के स्तर को 1% बढ़ाते जाएं। परिणाम यह होगा कि वर्ष के अंत तक शायद आप अपने 10% आमदनी बचा रहे होंगे। फिर एक और उल्लेखनीय चीज होगी, आपके कर्ज कम होने लगेंगे। जब आप अपना पैसा बचाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने के बारे में जागरूक होते हैं तो आप हर खर्च के बारे में सोच विचार सकते हैं और ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करने लगते हैं। तब आप पाएंगे कि आपको खर्च कम होने लगे हैं और आपका कर्ज धीरे धीरे हर महीने में कम हो रहा है। पुरस्कार जबरदस्त है। पुरस्कार कैसा है? तो जबरदस्त है। बचत और निवेश के पुरस्कार बहुत ज्यादा है, यानी ये पुरस्कार जबरदस्त है दोस्तों। इसके बारे में अभी ध्यान से अवलोकन करेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर और लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है तो मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि आप लोगों का ये जो पुस्तक है कैसा लग रहा है और मुझे किस और पुस्तक के बारे में जो रिव्यू है या फुल ऑडियो बुक बनाने की जो प्रेरणा मिलती है वो कितनी बेहतर दिशा में काम कर रही है। तो ये सब आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। और ये जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों को इसका PDF भी अवेलेबल कराने के बारे में सोच रहा हूँ, तो कहाँ कराऊँ? मेरा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कीजिए। तो इस सब चीज़ों पे आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि खुशी किसी सार्थक आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है। खुशी क्या है? किसी आदर्श और सार्थक आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है। जब भी आप $1 की बचत करते हैं या $1 का कर्ज उतारते हैं तो आपको जो दिल में खुशी मिलती है और आप ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। आपको लगने लगता है कि अपने जीवन पर आपका ज़्यादा नियंत्रण है। आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन प्रवाहित करता है, जिससे आपको शांति और सुख का एहसास होता है। यह प्रक्रिया शुरू करने के 2 साल के भीतर ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपके आर्थिक स्वतंत्रता खाते में जमा जो पैसा है वह बढ़ने लगेगा। धनराशि बढ़ने पर आपके जीवन में और ज़्यादा पैसा आकर्षित होने लगेगा। आप बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश के अधिक अवसर आकर्षित करने लगेंगे, जिनसे आपको ज़्यादा लाभ होगा।
इसके साथ ही धीरे धीरे धन और खर्च के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है वो बदलने लगेगा। आप ज़्यादा अनुशासित और सतर्क बन जाएंगे, और जब आप ज़्यादा सतर्क बन जाएंगे तो आप कोई भी निवेश का मौका नहीं छोड़ेंगे, और उसको करने से पहले सावधानी से उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। आप किसी संभावित व्यवसाय या अवसर के हर पहलू को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आप उस पैसे को गंवाना नहीं चाहेंगे जिसे बचाने के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की है। वास्तव में आप अपने धन संबंधी दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को दोबारा ढालेंगे, और यह काम बहुत ही सकारात्मक तरीके से करेंगे। आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ने लगेगी, आपकी जो तर्क शक्ति है वो बढ़ने लगेगी। भावना से ज्यादा आप तर्क पे भरोसा करने लगेंगे, और यही चीज आपको महान बनाने के लिए अग्रसर साबित होगी। चलिए आगे देखते हैं। आमदनी बढ़ने से ज्यादा मदद नहीं मिलती है। दोस्तों, आमदनी बढ़ने से ज्यादा मदद नहीं मिलती है। मदद मिलती है किससे? तो आगे देखिए। कई बार मैं अपनी श्रोताओं से पूछता हूं, आप में से कौन कौन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है? हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देता है, और फिर मैं पूछता हूं, अगर मैं जादू की छड़ी लहराकर इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आमदनी 2 गुनी कर दूं, तो क्या आपको इससे कोई आर्थिक स्वतंत्रता पाने में सहायता मिलेगी? हर व्यक्ति ताली बजाता है और हंसता है, और फिर हाँ में सिर हिला देता है, और सभी को वाकई यकीन होता है कि अगर किसी चमत्कार से उनकी आमदनी 2 गुनी हो जाए तो वे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, इस कमरे में से कितने लोग हैं जिनकी आमदनी उनकी पहली नौकरी की तुलना में आज 2 गुनी हो चुकी है? बिना किसी हिचक के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का हाथ उठ जाता है। फिर मैं पूछता हूं, इस कमरे में से कितने लोग हैं जिनकी आमदनी उनकी पहली नौकरी की तुलना में आज 3 गुनी हो चुकी है, 5 गुना हो चुकी है, और यहाँ तक कि 10 गुना हो चुकी है। पूरे कमरे में हाथ उठने लगते हैं। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आमदनी पहली नौकरी की आमदनी की तुलना में 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, यहाँ तक कि 10 गुनी हो चुकी होती है। फिर मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आमदनी कई गुना हो चुकी है, लेकिन इससे उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। सच तो यह है कि आमदनी बढ़ने से ही आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती। इसका कारण है पार्किंसन का नियम, जो कहता है जब जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़कर उसके बराबर हो जाते हैं। चाहे आपकी आमदनी कितनी भी ज्यादा हो जाए, आप उसे पूरा खर्च कर डालेंगे, और उससे थोड़ा ज्यादा भी। समझ रहे हैं ना? तो खूंटी सिद्धांत का अभ्यास करें। खूंटी का सिद्धांत क्या कहता है? आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका यह है कि आप पार्किंसन के नियम को तोड़ दें। इसके लिए आपको खूंटी सिद्धांत का जीवन अभ्यास करना होगा। इसे करने का तरीका यह है कि भविष्य में जब भी आपकी आमदनी बढ़े तो आप अपनी बढ़ी हुई आमदनी और अपने बढ़े हुए खर्चों के बीच एक खूंटी ठोक दें। बढ़े हुए पैसे को पूरा खर्च करने के बजाय यह संकल्प करें कि आप अपनी वृद्धि के 50% हिस्से का बचत में डाल देंगे। यदि आपको आमदनी $100 प्रति माह बढ़ती है तो यह संकल्प करें कि आप हर महीने पहली तारीख को ही $50 बचाकर अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाता में डाल देंगे। बाकी के $50 आप अपने परिवार पर और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में खर्च कर सकते हैं। आपको यह संकल्प लेना होगा कि भविष्य में आपकी आय जितनी भी बढ़ेगी, आप उसका आधा हिस्सा बचा लेंगे। आप खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं, अपनी आमदनी के 10 से 15% हिस्सा बचाते हैं, और अपने पूरे करियर में अपनी बढ़ी हुई आय का 50% हिस्सा बचत खाते में डाल देते हैं। तो आप जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। आपकी गिनती समाज के शीर्षस्थ 5% अमीर लोगों में होने लगेगी। आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज के चमत्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज सृष्टि की सबसे प्रबल शक्ति है। यदि 21 वर्ष में 65 वर्ष की उम्र तक आप हर महीने केवल $100 बचा लें
और इसका निवेश किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करें जिसमें पैसा हर साल औसतन 7 से 10% बढ़ता है, तो आपकी नेटवर्थ $10 लाख से अधिक हो जाएगी। यदि आप अपने ऑफिस में ऐसी व्यवस्था करवा दें जिससे आपको तनख्वाह मिलने पर $100 अपने आप आपके निवेश खाते में पहुंच जाए, तो आप यकीनन बहुत अमीर बन जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति गंभीर हैं तो आत्मानुशासन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसके साथ विलंबित संतुष्टि की क्षमता भी जुड़ी हो। आत्म विजय, आत्मनियंत्रण और आत्मदमन का जीवन भर अभ्यास करने से न केवल आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे बल्कि हर क्षेत्र में सफल और खुशी भी होंगे। अगले अध्याय में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिस पर आपके पूरे जीवन का दारोमदार होता है। आप सीखेंगे कि अपने समय का सही उपयोग करके आप कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की शुरुआत में हम सभी के पास बहुत सा समय और बहुत धन कमाना कम धन होता है। अपने वयस्क वर्षों में आप अपने समय का कैसा उपयोग करते हैं उसी से आपके जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक तय होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं कार्याभ्यास पे। इस चैप्टर के जो अभी तक जितने भी अध्याय हुआ उसके कार्याभ्यास को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय का कार्याभ्यास क्या कहता है। आज ही अपने आर्थिक जीवन की बागडोर थामने और कर्ज से मुक्त होने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय लें। आज ही अपनी नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति तय करें। अपनी सारी संपत्तियों को जोड़ लें और इसके बाद उसमें से सारे कर्ज और लायबिलिटीज यानी दायित्वों को घटा दें। इससे नेटवर्थ का सटीक कड़ा सामने आपके आ जाएगा। और तीसरा है एक अलग बैंक खाता बनाएं और हर महीने की आमदनी या तनख्वाह का कम से कम 1% हिस्सा बचाना शुरू करें। अपनी सारी कर्जों की सूची बनाएं और उन्हें चुकाना शुरू करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज चुकाएं। हिसाब लगाएं कि अपने करियर के अंत में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के लिए आपको कितनी धनराशि की जरूरत होगी और फिर इसका लक्ष्य बना लें। हर माह, तिमाही और वर्ष के लिए जीवन भर के आर्थिक संग्रह के स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करें। मितव्ययिता से खर्च करने की आदत डालें और हर खर्च को करने से ज़्यादा देर करें जब तक कि आपके दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त न हो जाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से होता है ये आज का जो अध्याय है वो समाप्त। अगले अध्याय 13 आत्मानुशासन और समय प्रबंधन में फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और कमेंट तो आप लोगों का अनिवार्य है, उसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का मोटिवेशन कितना पिक पे है। तो आप अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हनुमान।